नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो ऐसे में भारत अमेरिका संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत अमेरिका संबंधों के लिए मैं आपके लिए पूरा एक समग्र वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज़ादी के पहले से लेकर के आज तक भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध हैं और कैसे कैसे इन संबंधों का विकास हुआ है। तो इस पर हम लोग जो है एक पूरी नज़र डालेंगे। और आप लोग में से अगर कोई जो है नोट्स वगैरह बनाना चाहे इसका, तो अपना नोट्स बना सकता है, अपना कॉपी पेन रख के आप वीडियो पॉज करके आगे पीछे देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं भारत अमेरिका संबंधों की। तो भारत अमेरिका संबंध जो है वो भारत के आज़ाद देश होने के पहले से ही कहीं ना कहीं जन्म ले रहे थे। तो अगर इस क्रम में हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को 15 अगस्त 1947 को ही जो है एक आज़ाद देश की तरह रिकॉग्नाइज़ किया, और उसके पहले ही भारत में अमेरिका की एम्बेसी बन चुकी थी। तो ये कैसे हुआ ये देखिए आप, कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में जब अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की, जो कि भारत का संविधान बनाने वाली थी, तो उस सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, और उसके 2 महीने बाद यानी कि 1 नवंबर 1946 को अमेरिका ने अपनी एम्बेसी भारत में स्थापित की। और पहले जो राजनयिक संबंधों का आरंभ हुआ, तो राजनयिक संबंधों का आरंभ भारत की अंतरिम सरकार के साथ ही शुरू होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देशों का अलग निर्माण होना था। और इसी के आधार पर जो है 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया। और ये देखिए, एम्बेसी 1 नवंबर 1946 को अमेरिका एम्बेसी नई दिल्ली में बनी। और आप नीचे ये लाइन देखिए, इम्पॉर्टेंट है। Governments of India and the United States had agreed to an exchange of ambassadors and to the raising of their respective missions to the rank of embassies। तो इस तरीके से ये घोषणा जो है 22 अक्टूबर 1946 को की गई, और वहाँ उस समय राष्ट्रपति थे हेनरी एस ट्रूमैन। तो ये घोषणा की गई और दोनों ही देशों ने जो है एक एक मिशन एज ए एम्बेसी रेज किया। इसके बाद आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के संबंध जो है किस तरीके से, उसका एक संक्षिप्त विवरण पूरा यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात कि हम दोनों देशों के संबंध, इन दोनों ही देशों के संबंध कुछ मूल्यों पर निर्भर करते हैं, आपसी साझा समझ पर निर्भर करते हैं। तो वो पहला है शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक साझा मूल्य जो हमारे हैं। हम दोनों ही देश जो है बहुत बड़े लोकतंत्र हैं। दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में से एक लोकतंत्र, सबसे पुराना है अमेरिका का लोकतंत्र, और सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है भारत। दूसरा, जो हमारे साझा हित हैं, जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हम अपने साझा हितों के अनुसार हमारे संबंध हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए रेंज ऑफ इशूज़। और उसके बाद जो हमारा पीपल टू पीपल टाइज़ है, जैसे कि हमारा इंडियन डायस्पोरा, वहाँ लगभग वर्तमान समय में कहते हैं कि 45 लाख भारतीय जो है वहाँ निवास कर रहे हैं। तो संबंधों की जो आधारभूत लक्षण होते हैं, उनमें से पहला है हाई लेवल एक्सचेंजेस। हाई लेवल एक्सचेंजेस का मतलब है कि नेतृत्व के स्तर पे जो आपस में बैठकें संपन्न होती रहती हैं, उन बैठकों से जो भी निष्कर्ष निकल के आते हैं, वो निष्कर्ष हमारे संबंधों को आगे ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति के साथ संपर्क में बने ही रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति बिडेन के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। इवन आप देखेंगे कुछ समय पहले जो है एक हॉटलाइन भी स्थापित की गई है, जिससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाता है दोनों लोगों के बीच में। उसके बाद आप आगे देखिए, जो बड़े बड़े समिट होते हैं, उन बड़े बड़े समिटों में भी उन बड़े बड़े समिट्स के साइडलाइंस में भी जो है दोनों ही देशों के मुखिया की बैठकें हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की G20 की पिछली, तो बाली में समिट हो रहा था। तो बाली में 15 नवंबर 2022 को G20 के समिट के दौरान दोनों की मीटिंग हुई। इसके अलावा जर्मनी में G7 की मीटिंग के दौरान दोनों की मीटिंग हुई। उसके बाद जो है आप देखिए, क्वाड का समिट हुआ टोक्यो जापान में, तो उसके साइडलाइंस में दोनों नेताओं की जो है इन पर्सन मीटिंग हुई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि
फर्स्ट इन पर्सन क्वाड मीटिंग जो प्रेसिडेंट बिडेन के द्वारा बुलाई गई थी अमेरिका में, तो उस समय 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की। उसके बाद आप देखिए, यात्रा के बारे में बता देते हैं कि पिछले 15 सालों में कहा जा रहा है कि पहली बार जो है कोई भारतीय प्रधानमंत्री राजनयिक यात्रा पर है। तो इसके पीछे कारण ये है कि आप समझिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने यात्रा की है अमेरिका की, लेकिन राजनयिक यात्रा इसको इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका का जो प्रोटोकॉल है, अमेरिका के प्रोटोकॉल के तहत स्टेट विजिट जो होती है, तो स्टेट विजिट किसी राष्ट्र का प्रेसिडेंट ही कर सकता है। तो चूंकि इंडिया में हमारे सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, तो लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है वो पीएम है। तो पीएम अमेरिका के प्रोटोकॉल के मुताबिक स्टेट विजिट नहीं कर सकता। तो इसलिए अमेरिका ने कुछ समय में इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ समय बाद अमेरिका अपने यहाँ एक नया प्रोविज़न लेके आया ऑफिशियल स्टेट विजिट का। तो ऐसी ऑफिशियल स्टेट विजिट अभी तक सिर्फ भारत की तरफ से 2 ही हुई हैं। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके पहले की है, और दूसरी ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ इंडिया टू यूएसए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जो कि अभी वर्तमान समय में चल रही है 20 जून 2023 से 23 जून 2025 तक है। बाकी 24 और 25 जून में उन्हें मिस्र जाना है। उसके बाद आप देखिए, आपसी संबंधों को समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पर कहीं ये भी दे सकते हैं कि इसके अलावा दोनों ही राष्ट्रों से जो है नेतृत्व के स्तर पर आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो इनकमिंग विजिट्स फ्रॉम यूएस, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए उनके यहाँ से कोई सेक्रेटरी आ गया, हमारे यहाँ से कोई मंत्री चला गया, तो जैसे अपने यहाँ मंत्री होते हैं वैसे उनके यहाँ जो है सेक्रेटरी होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट्स के, वहाँ पर जो है मिनिस्टर्स नहीं होते। तो इनकमिंग विजिट्स फ्रॉम यूएस में कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये इकोनॉमिक फाइनेंस पार्टनरशिप डायलॉग के लिए सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी वहाँ से आए। ऐसे ही अदर और भी कई सारे जो है मिनिस्टर्स आए हैं। तो उसमें ये जो लेटेस्ट पिछले 2021-22 में जो विजिट्स हुई हैं उनके विजिट्स के बारे में जो है यहाँ एनरोल कर दिया है। ऐसे ही हमारी तरफ से जो विजिट्स यूएस गई हैं, तो वो विजिट्स जैसे कभी हमारे विदेश मंत्री गए, कभी रक्षा मंत्री गए, कभी कोई सचिव स्तर की वार्ता हुई। तो इस तरीके की जो विजिट्स दोनों देशों में एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं, उनसे भी हमारे आपसी संबंध धीरे धीरे करके बेहतर होते रहते हैं। इसके बाद आप देखिए, दोनों ही देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर रखी है। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता इसको बोलते हैं, जिसमें स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये दोनों ही देशों के आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। इसको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहते हैं, जिसकी जो है चौथी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2022 में 11 अप्रैल को कंक्लूड की गई। इसके बाद पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो आप देखिए, यूएस की पार्लियामेंट में मोर देन 150 जो है एक इंडियन कॉकस का मतलब समझ लीजिए। इंडियन कॉकस का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियंस एंड इंडियन अमेरिकन्स जो कंट्री को, यानी जैसे अमेरिका की पार्लियामेंट में है, तो अमेरिका को दोनों देशों के बीच संबंधों पर किन बातों का प्रभाव पड़ेगा उन बातों की ओर ध्यान दिलाने का काम करता है। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कॉकस। तो ऐसे ही जो यूएस पार्लियामेंट है, यूएस पार्लियामेंट में मोर देन 150 मेंबर्स का इंडियन और इंडियन अमेरिकन्स का मिला के कॉकस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कांग्रेशनल डेलीगेशंस भी आते रहते हैं। कांग्रेशनल डेलीगेशंस के लिए शॉर्ट वर्ड यूज़ किया था कोडेल। तो कोडेल कभी आपसे प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है कि कोडेल क्या है। तो इस तरीके से विजिट्स ऑफ यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशंस, तो कांग्रेशनल्स जो भी डेलीगेशंस होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, अब रक्षा क्षेत्र में देखिए, रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनने के पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में चीन जिस तरह से उभर के आ रहा है, तो चीन के उभरने के साथ साथ उसके अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ तानाशाही जैसी कुछ ऑफेंसिव प्रक्रियाएं अपना रखी हैं उसने, जिससे बाकी देशों को कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी रहती है, क्योंकि चाइना को अगर कोई एशिया में काउंटर करने का काम कर सकता है या रोक के रखने का काम कर सकता है, तो वो सिर्फ भारत ही एक ऐसा सक्षम देश है। तो जब तक भारत अगर इतना सक्षम नहीं हो पाता है,
तो चाइना को रोक पाना मुश्किल होगा। चूंकि चाइना अब इस समय संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण देश बन के उभर रहा है और सारे ही देशों के प्रति जो है उसने ऑफेंसिव रवैया अपना रखा है, आक्रामक रवैया अपना रखा है। इसलिए संपूर्ण विश्व जो है इस समय भारत की ओर आकांक्षा की दृष्टि से देख रहा है और भारत को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह की प्रौद्योगिकियाँ चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र अमेरिका ही कर सकता है और अमेरिका को ही करना होगा। तभी भारत जो है इतना मजबूत आधार बन के चाइना के सामने खड़ा रह पाएगा। तो हालांकि इसी को लेकर के अभी वर्तमान समय में जो है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भी हुई है वहाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों में बातचीत चल रही। फिलहाल हम लोग जो है अभी तक क्या जो विकास हुआ है रक्षा के क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच में, ये देख लेते हैं। तो आप देखिए कि ये इंडिया यूएस डिफेंस जो कोऑपरेशन है, जो रक्षा सहयोग है, वो काम करता है एक फ्रेमवर्क के तहत, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। तो इसका नाम है न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। ये पहली बार दोनों देशों के बीच में 2005 में साइन किया गया था। उसके बाद 2015 में इसे 10 सालों के लिए फिर से रिन्यू कर दिया गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप देखिए कि 2015 में इसको रिन्यू करने के बाद 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया। तो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अमेरिका भारत के साथ उस तरह से रक्षा क्षेत्र में लेन देन कर सकता है जिस तरह से वो अपने अलाइज़ के साथ करता है, जो उसके क्लोज अलाइज होते हैं। जैसे मान लीजिए नाटो मेंबर कंट्रीज़ हो गए, तो नाटो मेंबर कंट्रीज़ के साथ यूएसए जैसे रक्षा क्षेत्र में लेन देन करता है, तो वैसे ही भारत के साथ भी कर सकता है, जबकि भारत यूएसए का एलाई नहीं है। ओके, इसके बाद आप आगे देखिए तो 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2018 में जो वहाँ का वाणिज्य विभाग है अमेरिका का, अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन में भारत को टियर 1 में डाल दिया। तो ये क्या है, कुछ चीज़ों के व्यापार पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनमें जो है कुछ छूट दे दी जाती है, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, टियर 1 टियर 2 इस तरीके से। तो भारत जो है इस समय स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन के टियर 1 में है। उसके बाद आप देखेंगे एक डिफेंस पॉलिसी ग्रुप बना हुआ है, और ये डिफेंस पॉलिसी ग्रुप जो है वो रक्षा मंत्री और वहाँ के रक्षा सचिव के स्तर पे आपस में बातचीत करता है। 2021 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई, और इसके अंतर्गत जो भी मान लीजिए कि रक्षा अधिग्रहण वगैरह डिफेंस प्रोक्योरमेंट भारत करता है, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो भी करेगा उसकी देखभाल, उसकी निगरानी करने का काम जो ग्रुप करता है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ग्रुप, ये भी एक ग्रुप बना हुआ है जो रक्षा अधिग्रहण की निगरानी करने का काम करता है। डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ग्रुप, आप DPPG याद रख सकते हैं, DPPG। और जो डिफेंस पॉलिसी ग्रुप है, इसका काम है कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें, या किस तरीके से हम अपना लेन देन और बेहतर कर सकते हैं, या हम ऐसी क्या नीति बनाएं जो रक्षा क्षेत्र में दोनों ही देशों को आगे की तरफ ले जाए। उसके बाद आप देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका का अभी तक पहला जहाज़ जो है चेन्नई में आया रिपेयर्स और अलाइड्स मीन्स मरम्मत के काम से, कि अपनी मरम्मत करवाने के लिए चेन्नई में वो आता है। उसका नाम था US का नेवी शिप है चार्ल्स ड्रू। ये जो है 2022 के अगस्त में चेन्नई में आया। ये फर्स्ट एवर रिपेयर ऑफ ए US नेवी शिप इन इंडिया एट चेन्नई। ओके, उसके बाद आगे आप देखिए और भी कई सारे जो डिफेंस एग्रीमेंट हैं वो साइन हुए हैं, और ये डिफेंस एग्रीमेंट आप देख सकते हैं ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछे गए हैं, बाकी मेंस में भी आपको रक्षा क्षेत्र सहयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि भारतीय और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र के बारे में आप बताइए किस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सारे समझौते जो हुए हैं दोनों ही देशों के बीच में। तो पहला समझौता आप देख लीजिए, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्टकट में लेमोआ भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि दोनों ही देशों के जो शिप्स हैं वो पोर्ट्स पे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस छोटे मोटे काम, जैसे मान लीजिए उन्हें कुछ ईंधन चाहिए, ईंधन ले सकते हैं, कुछ सामान उतारना चढ़ाना, ऐसा कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। ओके, दूसरा आप देखेंगे कि डिफेंस के फील्ड में इनोवेशन अपने एक्सीलेंस पे पहुँचे, तो इसके लिए दोनों देशों के एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में MOU साइन किया है। तो जिसने US की तरफ से, उसका नाम है US डिफेंस इनोवेशन यूनिट DIU, और इंडिया की तरफ से इंडियन डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस मींस रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार हेतु एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है दोनों ही देशों ने। उसके बाद आप अगला एग्रीमेंट देखिए, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 में ही साइन हुआ है। ठीक, तो 2018 में ऊपर MOU भी साइन हुआ है,
किस लिए? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के लिए। और 2018 में ही इसको कोमकासा बोलते हैं शॉर्टकट में, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये भी 2018 में साइन हुआ। उसके बाद 2019 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और उसके बाद 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बेका कहते हैं शॉर्टकट में, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट्स के बारे में एक अलग वीडियो बना करके डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी चूंकि भारत अमेरिका रक्षा संबंध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए अभी यहाँ इनके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड ये 5 जो समझौते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला लिमोआ, दूसरा MOU बिटवीन 2 कंपनीज फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तीसरा कोमकासा, चौथा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, पांचवा बेका या बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद आप देखिए कि रक्षा क्षेत्र में ही दोनों देश जो है कुछ एक्सरसाइज भी आपस में करते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज में 6 एक्सरसाइजेज हैं ऐसी, आप देखिए। पहली आर्मी लेवल पे जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्धाभ्यास। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वज्र प्रहार। और तीसरी एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प जो 2019 से शुरू की गई है, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मींस तीनों ही फोर्सेस जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद इंडिया ने जो है मल्टीलेटरल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स CMF जो कि बहरीन स्थित है, इसको ज्वाइन किया है एज एन एसोसिएट पार्टनर 2022 में, यानी पिछले साल ही जो है ज्वाइन किया मल्टीलेटरल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स को। उसके बाद आगे देखिए आप, ऑस्ट्रेलियन नेवी ने जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, US, इंडिया और जापान तीनों देश मिलकर के करते थे, तो इस बार 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। मालाबार एक्सरसाइज ये वार्षिक होने वाली एक्सरसाइज है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यासों में गिनी जाती है। उसके बाद आप देखिए कि एक एक्सरसाइज और होती है मिलन। तो मिलन एक्सरसाइज जो है उसमें 2022 में USA ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हम देखें दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और आतंकवाद केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि मध्य पूर्व एशिया में अधिकांश राष्ट्र जो है आतंकवाद से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। उसके बाद अमेरिका में आप जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन वाला हादसा जो हुआ था, तो अमेरिका भी जो है आतंकवाद से काफ़ी ग्रसित है। भारत में तो आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ होती ही रहती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े जैसे ताज होटल पे मुंबई में हमला हुआ, भारतीय संसद पे हमला हुआ। तो इस तरीके से आतंकवाद से लड़ना दोनों ही देशों के लिए एक मुख्य चुनौती के तौर पे बना हुआ है। तो इसके लिए जो है 4 पिलर्स पे ये लोग काम करते हैं दोनों ही देश आपस में। और जो 4 पिलर हैं आप देखिए उनका काम क्या है कि आपस में एक तो सूचनाएं एक दूसरे को देना, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण का काम एक दूसरे के लिए, और तीसरा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। अगर मान लीजिए कहीं पे जो है कोई ऑपरेशन चलाना है तो उसमें एक दूसरे का कैसे सहयोग कर सकते हैं। और चौथा बातचीत के स्तर पर, वार्ता के स्तर पर, तो दोनों लोगों ने एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना रखा है काउंटर टेररिज्म पर बातचीत करने के लिए, जिसको बोल रहे हैं इंडिया US ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। उसके बाद आप देखिए 2017 में इन लोगों ने आपस में एक बातचीत और भी शुरू की, जिसके तहत जो है अगर वैश्विक स्तर पर या अपने यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तरों पे किसी संस्था या व्यक्ति को आतंकवादियों की लिस्ट में डालना है, इनरोल करना है, आतंकवादी घोषित करना है उसको, तो उसके लिए आपस में बातचीत करते हैं। और उसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसको बोल रहे हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेशंस लिस्टिंग प्रपोजल्स, डायलॉग ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेशंस लिस्टिंग प्रपोजल्स, कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेटेड करना है तो जो लिस्ट आप बनाएंगे उस पर भी डायलॉग होगा, बातचीत करेंगे कि हमें किसे रखना है किसे नहीं रखना है। तो दोनों देश अपने अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि UN में भी ऐसा किया जाता है कि UN भी व्यक्तियों संस्थाओं को आतंकवादी सूची में डालता है। उसके जो है कुछ प्रस्ताव होते हैं, जैसे आप देखेंगे UN 2067 या UN 1035 इस तरीके के। हालांकि ये कोई प्रामाणिक, दोनों जो प्रस्ताव के नाम मैंने बोले वो प्रामाणिक नहीं है, मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों का नाम ले लिया। तो इस तरीके के प्रस्ताव रहते हैं जिसके अंतर्गत जो है ऐसे ही एक प्रस्ताव है जिसमें आतंकवादी अगर किसी को डेजिग्नेट करना होता है व्यक्ति या संस्था को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन मुद्दों पे बातचीत होती है। तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में जो लिस्ट प्रपोजल देते हैं उस लिस्ट प्रपोजल पर आपसी सहमति बना सकें, इसके लिए भी जो है बातचीत इनकी चल रही है। उसके बाद आप देखिए सुरक्षा के स्तर पे सहयोग का हम लोगों के बीच में क्या है रवैया। तो सुरक्षा के सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें अगर, तो यहाँ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आप देख रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अपने यहाँ गृह मंत्रालय है या आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, तो वैसे ही वहाँ होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। तो
आंतरिक सुरक्षा के मामले में जो हम लोग आपसी सहयोग एक दूसरे को देने के लिए एक होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग चलाते हैं, और ये भी इसमें भी जो है सचिव स्तर की बातचीत होती है और हमारे यहाँ से मंत्री शामिल होता है। और इसमें हम लोगों ने 5 वर्किंग ग्रुप बना रखे हैं, तो 5 वर्किंग ग्रुप्स भी बना रखे हैं होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के लिए। और ये 5 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। बॉर्डर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन सिक्योरिटी, दूसरा है लोकल एंड स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एंगेजमेंट्स, और तीसरा है लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेटिव कोऑपरेशन, चौथा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और पांचवा है एविएशन सिक्योरिटी। तो ये 5 तरीके के जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं होमलैंड सिक्योरिटी के मामले में। और होमलैंड सिक्योरिटी जो है की जो वार्ता है वो हमारे यहाँ 2010 से शुरू हुई दोनों ही देशों के बीच में। और आप देखिए यहाँ नीचे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि होम सेक्रेटरी और वहाँ अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिसी, ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं, और पिछली मीटिंग जो है 2022 जनवरी में हो चुकी है। इसके बाद आप देखिए ड्रग्स रिलेटेड मैटर पे दोनों देशों के बीच में क्या कोऑपरेशन है। तो एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप बना रखा है, जिसकी तीसरी मीटिंग अभी पीछे 2022 में ख़त्म हुई, और जो मीटिंग हुई है पिछली काउंटर नारकोटिक्स कोऑपरेशन पे, उसमें जो है एक अमेंडेड लेटर ऑफ एग्रीमेंट, जिसे एलोआ बोलते हैं शॉर्ट में, अमेंडेड लेटर ऑफ एग्रीमेंट, इसको जो है दोनों ही देशों ने साइन किया है। उसके बाद आप देखिए साइबर सिक्योरिटी के मामले में दोनों देशों के बीच में क्या सहयोग चल रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में 2016 में पहली बार जो है इंडिया यूएस साइबर फ्रेमवर्क पर साइन किया गया, और यही जो है हमें साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आगे काम करने के लिए दोनों देशों को एक साथ लाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि यूएस जो है एक इनिशिएटिव चला रहा है जिसका नाम है CRI, काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। रैंसमवेयर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि रैंसमवेयर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि इस समय चूंकि दुनिया जो है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अधिकांश जो भी काम है वो कंप्यूटर्स पे या फिर दूसरी तकनीकियों पे आधारित होता जा रहा है। तो ये तकनीकियाँ या कंप्यूटर्स जिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की बदौलत चलते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को करप्ट कर देने के लिए कुछ वायरस वगैरह कुछ लोग बनाते हैं या फिर सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रैंसमवेयर बोलते हैं। तो इस रैंसमवेयर के अगेंस्ट जो प्रोग्राम यूएस चला रहा है, मींस काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, इसकी मीटिंग में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 2022 में। इसके बाद आप देखिए दोनों ही देशों के बीच के व्यापारिक और आर्थिक संबंध, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं। तो यूएसए जो है वो इस समय इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मर्केंडाइज ट्रेड में। मर्केंडाइज ट्रेड में सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है। तो मर्केंडाइज ट्रेड में यूएसए इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू मर्केंडाइज ट्रेड। और यहाँ जो दोनों देशों के बीच में मर्केंडाइज ट्रेड है वो लगभग $67.41 बिलियन का है, और जो कि इंडिया के टोटल मर्केंडाइज ट्रेड का 11.98% मीन्स लगभग 12% जो है वो मर्केंडाइज ट्रेड का केवल यूएसए के साथ होता है हमारा, और इसलिए यूएसए हमारा जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मर्केंडाइज ट्रेड में। और ये डाटा जो है, ये डाटा निकाला है इंडिया यूएस मर्केंडाइज ट्रेड कैलेंडर होता है 2021 के कैलेंडर से ये बात समझ में आती है। और दोनों ही देशों के बीच का जो व्यापार है मर्केंडाइज ट्रेड में वो लगभग इस समय $113 बिलियन का है। ये तो हालांकि जिस समय की रिपोर्ट है उससे अब कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, हालांकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, इसके बाद से अभी कोई प्रामाणिक आंकड़े हैं नहीं ऐसे। तो $113 बिलियन का ट्रेड जो है 2021 के इंडिया यूएस मर्केंडाइज ट्रेड कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच में है। सर्विसेज का ट्रेड अलग है, वो लगभग $45 बिलियन के आसपास होगा। इसके अलावा देखिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में ही मर्केंडाइज ट्रेड के अलावा आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन ट्रेड दोनों देशों के बीच में 2017 से शुरू हुआ है, और 2017 से शुरू होने के बाद अभी 2021-22 में $19 बिलियन का हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यूएस जो है भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है, और दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी का सप्लायर है। एलएनजी मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यूएस जो है चौथा क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए, और दूसरा एलएनजी का सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके बाद दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय व्यापार की बात थोड़ा और देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली, और वो एफडीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डाटा के मुताबिक 81.72 बिलियन थी, $81.72 बिलियन। तो इस एफडीआई में यूएसए कंट्रीब्यूट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई।
तो जो हमारे यहाँ एफडीआई आई है 2020-21 में, उस एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका रहा है और उसने लगभग 13.82 बिलियन डॉलर की एफडीआई अमेरिका से भारत में आई। और इसके अलावा भारतीय कंपनियां अगर दुनिया में कहीं निवेश करना चाहती हैं तो टॉप 5 प्लेसेस जो होते हैं इंडियन कंपनीज़ के लिए कहीं अपने देश के बाहर इन्वेस्ट करने के लिए, तो अमेरिका उनमें से एक है, टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से। उसके बाद आप देखिए कि दोनों ही देशों के बीच में जो है एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर्स के उपस्थिति में। तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया में जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जिन सेक्टर जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो इस तरीके से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उस इन्वेस्टमेंट को कैसे इंडिया ईजिली कलेक्ट कर ले और यूएस अपनी तरफ से उसमें क्या किस तरीके से रोल निभा सकता है। तो इस चीज़ को लेके दोनों ही देशों के बीच में ये देख लीजिएगा आप, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ है। ये 2024 के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आप देखिए तो फाइनेंस में हेल्प कौन करेगा, जो संस्था हेल्प करेगी यूएस की, वो संस्था है यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूएसडीएफसी, यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। 2022 में ही इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट के बारे में वैसे तो हमने आपको बता दिया, बाकी आगे हम लोग जो एग्रीमेंट का इंडिया यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट्स है उस पर एक वीडियो बनाएंगे, तो हम सारे एग्रीमेंट्स वहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए दोनों देशों ने आपस में बातचीत के लिए कुल जो है 6 फोरम बना रखी हैं, 6 डायलॉग चैनल बना रखे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये 2005 में बना और ये ट्रेड रिलेटेड मैटर्स पे आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम ये 2005 में बना। ऐसे ही कॉमर्शियल डायलॉग फोरम जो है ये बनी हुई है और इसका काम है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे आए, ट्रैवल एंड टूरिज्म कैसे बढ़े, और जो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस यानी वाणिज्यिक महत्व के कोई और मुद्दे हैं तो उन पर जो है चर्चा करता है ये कॉमर्शियल डायलॉग। और क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हम लोगों के बीच में कॉमर्स के, व्यापार करने के, वाणिज्य के, क्या स्टैंडर्ड्स हमें अपनाने चाहिए उस पर बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। तो 2 हो गई फोरम, कौन कौन सी? ट्रेड पॉलिसी फोरम, दूसरा कॉमर्शियल डायलॉग, तीसरा आप देखिए ये कॉमर्शियल डायलॉग जो होता है इसी की साइडलाइंस में सीईओ फोरम होती है और सीईओ फोरम भी जो है 2005 में ही बनाई गई थी। अब आप देखिए इसके साइडलाइंस में मीटिंग होने की वजह है कि कॉमर्शियल डायलॉग, कॉमर्स एक्चुअली होता कंपनियों के ही बीच में है। तो जिस समय कॉमर्शियल डायलॉग होगा तो उसी समय कंपनी के जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इनरोल्ड हैं या फिर जो है इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम में, तो वो उनके सीईओ जो है आपस में बातचीत कर लेते हैं और वही एक्चुअल में तो वही अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना कि हमें कॉमर्स करने में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तब जो है कॉमर्शियल डायलॉग में दोनों कंट्री आपस में कुछ रास्ता निकालेंगे बीच का कि हाँ ठीक है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या फ्रेमवर्क या क्या आगे के लिए स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या रणनीति अपना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए चौथी फोरम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी पे जो एक बातचीत करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, काम करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, वो बनाया गया 2005 में। और इसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री लेवल दोनों ही लेवल पे जो है ये वर्किंग ग्रुप काम करता है। उसके बाद आप आगे देखिए लास्ट है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग दोनों देशों के बीच में। और इसकी 9वीं मीटिंग जो है अभी पिछले साल 2022 नवंबर में ही हो गई है। इसके अलावा आप लास्ट में देख लीजिए एक डायलॉग और है फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी डायलॉग। ये फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी डायलॉग जो है ये बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी डायलॉग जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म या इंश्योरेंस के सेक्टर में या कैपिटल मार्केट में, तो दोनों ही देशों में क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेटरी डायलॉग। एक बार हम लोग फिर से ऊपर से नीचे देख लेते हैं। आप देखिए 6 फोरम बनी हुई हैं, ट्रेड पॉलिसी फोरम, कॉमर्शियल डायलॉग, सीईओ फोरम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग, और उसके बाद लास्ट में फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी डायलॉग जो कि रिफॉर्म्स इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट्स इन बोथ कंट्रीज़ पे काम करता है। उसके बाद आप देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये एक्चुअल में इंडिया और यूएसए के बीच की कोई फोरम नहीं है। आप ये देखिएगा, ये पीटी में भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अभी जो है ये न्यूली डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूली डेवलपिंग फ्रेमवर्क है जिस पे काम चल रहा है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में आप देखिए कि इंडिया ने मई 2022 में इसकी मीटिंग को ज्वाइन किया और ये जो है 13 सदस्य देश हैं इसमें जो कोशिश कर रहे हैं इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने की, कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तेज़ी दे सकें या बढ़ा सकें। तो उसके लिए 13 देशों के बीच में बातचीत चल रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को डिसाइड करने के लिए। और ये जो है 3 पिलर्स पे काम करता है। पहला सप्लाई चेन्स, दूसरा टैक्स एंड एंटी करप्शन, और तीसरा है क्लीन एनर्जी। ओके, तो 13 देश हैं, आपस में बातचीत करके निकालेंगे सॉल्यूशन कि सप्लाई चेन्स जो है वो कैसे रिजिलियंट रखी जा सकें। टैक्स एंड एंटी करप्शन, जब हम आपस में व्यापार करेंगे तो किस तरीके का हमारा जो है टैक्सेस हों और जो है करप्शन कैसे रुका रहे। और सारे ही 13 देश जो है कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, ताकि जब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं तो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, इससे रिलेटेड बातों को ध्यान में रखेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना रहे हैं, तो इस पर भी बातचीत चल रही है। देखिए ब्रैकेट में डाल भी दिया मैंने, नेगोशिएशंस आर ऑनगोइंग ऑन द टेक्स्ट ऑफ एग्रीमेंट अंडर दीज 3 पिलर्स। उसके बाद आगे देखिए आप कि ऊर्जा क्षेत्र में हमारी क्या साझेदारी है। तो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, तो इसके लिए आप देखिए क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 मीन्स भारत और अमेरिका ने साझा जो है एक 2030 तक का जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित एक एजेंडा बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखिए इस एजेंडे को 2021 में लॉन्च किया गया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 भारत और अमेरिका का एक संयुक्त दस्तावेज है। और ये दस्तावेज 2021 में जारी किया गया, और 2021 में जारी किया गया तो इसमें जो है 2 भाग हैं। पहला SCEP, दूसरा CAFMD। SCEP मीन्स स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, और CAFMD मीन्स क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मॉडलाइजेशन डायलॉग। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए जो है क्या मीन्स क्लीन एनर्जी के लिए क्या रणनीति होगी, दूसरा क्लाइमेट एक्शन और इसके लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंस मोबिलाइजेशन कैसे होगा। तो 2 हिस्से हैं इसके, इस एजेंडा के क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के 2 हिस्से हैं, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो आप देखिए जो SCEP है ये 5 पॉइंट्स के अंदर काम करता है, इसके 5 पिलर्स हैं। तो पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, चौथा सस्टेनेबल ग्रोथ, और 5वां इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जैसे हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स हो गए, या जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। इसके अलावा आप देखिए एक एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स भी बनी हुई है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को लार्ज स्केल पे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको एक बड़े पैमाने पर एकीकृत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि जो देश है हम दोनों वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मीन्स स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें, कैसे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आप देखिए अगला एक नेचुरल गैस टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिससे भारत जो है कैसे नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सके। तीसरा आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के रखरखाव के लिए भी दोनों देशों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिससे कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के संचालन और रखरखाव दोनों में सहायता मिलेगी भारत को। उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स एक बनाई गई है, जो स्वच्छ हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए सहायता करेगी एक दूसरे की, कुछ ना कुछ जो है टेक्नोलॉजी के लेवल पे या और जिन क्षेत्रों में जिस स्तर पे मदद चाहिए होगी उस स्तर पे मदद करेंगे हाइड्रोजन टास्क फोर्स के थ्रू। अब उसके बाद आप देखिए कि दूसरा हिस्सा जो हम लोग बात कर रहे थे क्लीन एनर्जी एजेंडा का, ये है CAFMD। तो CAFMD जो है इसे 2021 में ही जो है इसकी पहली मीटिंग हुई, इनॉग्रल मीटिंग। ओके, और इसके बाद में आप देखिए इसमें भी जो है 3 पिलर्स हैं सहयोग के लिए। पहला है क्लाइमेट ट्रैक, दूसरा है फाइनेंस मोबिलाइजेशन और तीसरा है एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। उसके बाद आगे देखिए आप USA ने जो है 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया और 2022 में इसको एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस कोऑपरेशन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस कोऑपरेशन के फील्ड में आप देखिए हमारा एक बड़ा काफ़ी पीछे से हम लोग जो है आपस में सहयोग करते आ रहे हैं। 2005 में पहली बार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन होते हैं और 2019 में इसको 10 साल के लिए फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। और हम दोनों के बीच में एक फोरम भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्तर पे बातचीत करने के लिए, द इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। और ये फोरम जो है
ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ साइंस के फील्ड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जो है डिस्कशन करती है। और डिस्कशन करने के साथ साथ आप देखेंगे कि हम लोगों के बीच में जो है एक नेशनल साइंस फाउंडेशन भी है। तो बीच में क्या, एक्चुअल नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है ये अमेरिका का एक संस्थान है। तो आप देखेंगे कि पिछले साल अगस्त में वहाँ के डायरेक्टर आए थे, और अभी 2023 में जब अभी इस समय हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, तो अभी कल ही उन्होंने स्किलिंग फॉर फ्यूचर के नाम से एक इवेंट वहाँ पे नेशनल साइंस फाउंडेशन में ही अटेंड किया, जहाँ पे जो है फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए जिल बाइडन भी उपस्थित थीं। उसके बाद आप आगे देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है एक सिविल स्पेस अरीना भी आता है। जैसे मान लीजिए कि जो सैटेलाइट्स हैं, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो गए, सैटेलाइट नेविगेशन हो गया, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी कोई खोज कर रहे हैं हम लोग, तो इस क्षेत्र में जो है इस स्तर पे भी इसे हम लोग कहते हैं सिविल स्पेस एरिना। तो सिविल स्पेस एरिना में के क्षेत्र में भी हम लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो इस सहयोग के लिए आप देखिए इसरो जो है 2 संस्थाओं के साथ काम करता है। पहली संस्था है NOAA नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी संस्था है US जियोलॉजिकल सर्वे। और इसके अलावा कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और आप देखिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया हुआ है सिविल स्पेस कोऑपरेशन के लिए, जो साल में 2 बार मिलता है। ओके, सिविल स्पेस कोऑपरेशन पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जो साल में 2 बार मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसरो और नासा जो है वो अभी इस समय आपस में मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको पता भी होगा जो है निसार एक सैटेलाइट है जिसको दोनों इसरो और नासा मिलकर बना रहे हैं। इसकी असेंबलिंग का काम जो है USA में ही चल रहा है। तो इसमें नासा ने जो है L बैंड रडार दिया है और इसरो ने S बैंड रडार दिया है। तो इसरो को S बैंड रडार दिया है, और ये निसार जो है 2022-23 में ही लॉन्च होना है। इस पर काम चल ही रहा है अभी, और तो आप देखिए शायद हो सकता है इस साल जो है लॉन्च हो जाए। आगे देखेंगे आप कि इसके अलावा इसरो भी जो अपने मिशन लॉन्च करता है, तो उसमें भी नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना है, तो डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना यहाँ JPL आप देख रहे हो, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना का सपोर्ट इंडिया को भी अपने मिशन लॉन्च करने में मिलता रहा है अभी तक। जैसे चंद्रयान 1 मिशन, या मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम जिसे बोला जा रहा है, चंद्रयान 2 मिशन, तो इसमें जो है इंडिया ने नासा के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना से सपोर्ट लिया है और इन्हें सपोर्ट मिला है। आगे भी हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं, तो हम फिर से नासा से उसी तरह के सहयोग की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा इसरो और नासा ने 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए आपस में अपने पर्सनल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है इसका नाम है साइंटिफिक पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन अर्थ ऑब्जर्वेशनल एप्लीकेशंस। तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल एप्लीकेशंस के लेवल पे दोनों ही नासा और इसरो आपस में पर्सनल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 2017 में ये एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा इसरो अभी तक जो है 200 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है PSLV से अमेरिका की ज़मीन से लॉन्च कर चुका है। उसके बाद आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग का काफ़ी लंबा सहयोग रहा है, काफ़ी पीछे से है। और अभी जब कोविड फैला था पिछले सालों में, तो कोविड ने तो दुनिया की दशा और दिशा दोनों बदल दी। सप्लाई चेन को आप देखते होंगे इस समय वर्तमान समय में कोई भी 2 देश आपस में बातचीत करने, या दुनिया के कोई 2 महत्वपूर्ण देश आपस में बैठ के अगर बातचीत कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन के रिजिलियंट होने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रेड को आप देखेंगे मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि किसी चीज़ को किसी खास तरह के प्रोडक्शन के लिए कोई खास जगहें जो है वो सेंटर के तौर पे डेवलप थी, लेकिन अब उसे जो है डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी इकोनॉमी और सप्लाई चेन अगर एक जगह ही सेंट्रलाइज हो जाएगी तो फ्यूचर में वर्ल्ड के लिए कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसे ही इंडिया और US के बीच में जो हेल्थ कोऑपरेशन है, आप इसको देखिए कि वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया की कंपनी ने एक वैक्सीन डेवलप की थी, रोटावैक, जो कि रोटा वायरस की वैक्सीन है, और ये बच्चों में डायरिया को होने से रोकती है। और ये वैक्सीन जो है बाद में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में इसको शामिल किया गया। उसके बाद आप देखिए 200 से ज़्यादा एक्टिव कोलैबोरेशन दोनों देशों की संस्थाओं के बीच में, कंपनियों के बीच में चल रहे हैं। भारत जो है USA को 40% जेनेरिक फार्मूलेशंस जो है वो सप्लाई करता है। 40% जेनेरिक फार्मूलेशंस जो है वो USA को इंडिया सप्लाई करता है। इसके अलावा 14 लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चल रहा है। भारत अपने आयुर्वेद को भी प्रमोट कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि इंडिया US हेल्थ डायलॉग भी जो है कराया जाता है, जो कि इंडिया US हेल्थ डायलॉग केवल इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि अदर ओवरसीज़ पब्लिक हेल्थ जो है उसके लिए भी आपस में बातचीत करके कुछ ना कुछ काम करने का
प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आगे एक गैप फ्रेमवर्क है। गैप फ्रेमवर्क यूएसए का है, ग्लोबल एक्शन प्लान फ्रेमवर्क। ये भी हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड है और इंडिया जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है 3 पिलर्स के अंदर: सप्लाई चेन रिजिलियंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड गेट शॉट्स इन आर्म्स। उसके बाद आप आगे देखिए कि दोनों ही साइडें जो है मींस दोनों ही पक्ष जो है वो इस काम कर रहे हैं सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाने के लिए और दवाइयों को या फिर जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या कोई वैक्सीन बना ली तो उसके बारे में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसके अलावा कोविड के टाइम पे इंडिया ने अमेरिका को पीपीई किट्स भी भेजी, मास्क भी भेजे और अदर इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज जो उन्हें चाहिए थी वो भेजी हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके, तो इसके लिए क्या है कि यूएसए का एक एक्ट है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। तो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के अगेंस्ट जाकर के एग्जेम्पशन दिया उन्होंने इंडिया को, ताकि इंडिया जो है मेडिकल सेक्टर के कंपोनेंट्स को या मटेरियल्स को इंपोर्ट करता रह सके और अपने कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन को लगातार बनाए रखे। इसके अलावा आप देखेंगे 2 इंस्टीट्यूट हैं जिनके बीच में कोब्रेवैक्स वैक्सीन जो बच्चों के यूज़ करने के लिए होती है, तो ये कोब्रेवैक्स वैक्सीन बनाने के लिए 2 कंपनियों के बीच में, कंपनियों का नाम है बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और बायोलॉजिकल ई, इंडिया की कंपनी है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोरावैक्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने जो है कोविड की वैक्सीन बनाई है कोवावैक्स, जिसे WHO का अप्रूवल भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो है एक और कोविड-19 से रिलेटेड ड्रग है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ये मोलनूपिरावीर। तो इसके अलावा जो है विदेश मंत्रालय लगातार जो कोविड की मीटिंग होती रही कोविड से रिलेटेड, उन सब में जो है शामिल होता रहा है। उसके बाद आप देखेंगे दोनों देशों के बीच में शिक्षा के स्तर पर क्या सहयोग है। तो शिक्षा के स्तर पर अगर आप सहयोग देखेंगे तो ये ऐतिहासिक आपको जो है सहयोग मिल जाएगा दोनों देशों के बीच में, क्योंकि 2 फरवरी 1950 को आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया ये सेटअप किया गया है। इसको इंडिया में 2 फरवरी 1950 को ही ये USEFI की स्थापना होती है। और ये USEFI जो है, इसके बाद आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ही इसके साथ में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि फुल ब्राइट प्रोग्राम जो है, इस फुल ब्राइट प्रोग्राम में दोनों ही देश इक्वल पार्टनर की तरह फंडिंग करेंगे, इक्वल पार्टनर के तौर पे फंडिंग करेंगे। फुल ब्राइट प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं कि जो लोग अमेरिका से, मान लीजिए इंडिया अगर कोई रिसर्च या फिर जो है टीचिंग या किसी और पर्पस से मीन्स एजुकेशनल पर्पस से ही अगर जो है इंडिया आता है, या फिर इंडिया से कोई स्कॉलर जाता है, वहाँ स्टूडेंट जाता है, टीचर जाता है, या कोई जो है रिसर्च प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या रिसर्च से पर्पस मीन्स एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड इशू पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका से इंडिया या इंडिया से अमेरिका आ रहा है, तो ऐसे आदमी को जो है फंडिंग की जाती है दोनों देशों की तरफ से, उसको कहते हैं फुल ब्राइट प्रोग्राम। तो अभी तक इंडिया इसमें जो है अमेरिका के बराबर फंडिंग नहीं करता था, लेकिन अब इंडिया भी जो है फंडिंग करेगा, ऐसा जो है 2008 में इन लोगों ने साइन किया एग्रीमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूएस जो है वो भारत के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही फेवर्ड जगह है, बहुत ही पसंदीदा जगह है। और आप देखिए वहाँ की एक रिपोर्ट है, एनुअल ओपन डोर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ते हैं उनमें से 21% स्टूडेंट जो है वो इंडियंस हैं। और इसके बाद आप देखेंगे डायस्पोरा के लेवल पे, तो इस समय लगभग 42 लाख लोग मींस 4.2 मिलियन इंडियन अमेरिकन और इंडियन ओरिजिन पीपल जो है वो यूएसए में रह रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा भी था पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस में कि मोर देन 150 मेंबर्स जो है इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन्स का कॉकस है, जो दोनों देशों के साझा हितों पर ध्यान दिलाता है वहाँ की संसद का, राष्ट्र का बार बार। और आप देखेंगे कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो कितने हैं, 3.18 मिलियन है। और ये 3.18 मिलियन लोग जो है कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप इन यूएस। तो यूएस में तीसरा सबसे बड़ा एशियन एथनिक ग्रुप बनाते हैं ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके अलावा जो है आप देखिए इस डायस्पोरा की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलती है देश को। जैसे कि अभी हाल ही की यात्रा में जो है प्रधानमंत्री मोदी गए, तो उन्होंने कल वहाँ बोला भी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वाइट हाउस के गेट जो है इंडियन अमेरिकन्स और इंडियंस के लिए जो है इस तरह से खोल दिए गए हों। और ये इंडियन अमेरिकन्स या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वहाँ कई सारे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स में भी जो है बहुत सारे लोग मीन्स आप देखेंगे तो इस समय वर्तमान समय में भी जो है अमेरिका की
संसद में 5 लोग हैं ऐसे जो इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो डायस्पोरा है वो दोनों ही देशों के संबंधों को और गहरा बनाने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और हाँ, लास्ट में देखिए लिखा हुआ भी, द US देयर आर 5 पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इन द US कांग्रेस। तो ये हमारे जो है भारत अमेरिका संबंध यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं हम लोगों ने, कुछ भी छूटा नहीं है। नमस्कार।